हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो जी? सब बढ़िया। चलो जी, आज मैं आपके सामने आया हूँ जी आईसीआई की एमटीपी नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ। और आज हमने इसका देखते हैं जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो, अब देखो बेटा, जो एमटीपी का सेकंड एमटीपी का पहला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी करेक्शन है। तो पहले मैं वो करेक्शन आपको कराऊंगा। इसमें का देन एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन अधूरा है। एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, log 5 एट बेस 10, log 10, और यहां पे क्या है 5x प्लस 1 इक्वल टू में log x प्लस 5 एट बेस 10 प्लस 1, और x की वैल्यू बतानी है। तो देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, log 10 5 इंटू 5x प्लस 1, और इसको हम कर सकते हैं log 10 बेस में, इसको लिख सकते हैं log 10 एट बेस 10। अब देखो, log a प्लस log b होता है log a इंटू b। तो जैसे मैंने इधर लगाया था, तो ये हो गया 25x, 5 को अंदर इंटू करूंगा, प्लस 5, और ये हो गया log 10 बेस 10 से करूंगा तो 10x प्लस 50। अब जब इसको इक्वेट करेंगे तो 25x प्लस 5, 10x प्लस 50, तो यहां से 15x हो गया 45, और x हो गया 3। दैट मीन्स हमारा आंसर है बी। तो पहले का आंसर क्या आ गया जी? बी। चलो जी, अब सेकंड की बात करते हैं। देखो यहां पे x प्लस वाई 1 प्लस एक्स वाई, तो आपने क्या करना है, x प्लस वाई 1 प्लस वाई एक्स वाई की पहले वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं, तो इसको मैं कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं कि x प्लस वाई लाना है पहली बात। तो x प्लस वाई लाना है, तो मैंने इन दोनों को इधर रख लिया, और यहां से वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस 1 प्लस एक्स वाई। अब यहां से जेड कॉमन लिया। अब देखो सिंपली देखो बेटा, x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू बन गई माइनस 1 बाई जेड। सिमिलरली अगर मैं करूंगा और यहां पे वैल्यू निकाल लूं इसकी, z प्लस वाई अपॉन 1 प्लस जेड वाई की आ जाएगी माइनस 1 बाई एक्स। और फिर अगर मैं निकाल लूं x प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड एक्स की, तो ये आ जाएगी माइनस 1 बाई वाई। अब जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, तो जब इन तीनों को जोड़ूंगा तो एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वाई जेड अपॉन 1 प्लस वाई जेड, जेड एक्स अपॉन 1 प्लस जेड एक्स। तो देखो माइनस तो कॉमन हो जाएगा, और ये राइट साइड वाले ये नंबर बन जाएंगे 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। और अगर आप अब एलसीएम लोगे, तो एक्स वाई जेड एलसीएम, यहाँ पे हो गया वाई जेड, यहाँ पे हो गया जेड एक्स, यहाँ पे हो गया एक्स वाई। लेकिन ये तो 1 दिया हुआ है ऑलरेडी माइनस का, और एक माइनस बाहर है, तो माइनस माइनस प्लस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया सी। ठीक है जी। चलो जी, अब यहां से आगे अगर हम बढ़े और थर्ड क्वेश्चन देखें, आपको कहा है 2:3:5 का रेशो है, एक की 15% बढ़ी, एक की 10% बढ़ी, एक की 20% बढ़ी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबकी 100 फिक्स कर देते हैं, और एक शॉर्टकट होता है कि ओल्ड रेशो में 100 पे उतना जोड़ के गुणा कर दो। तो 3 इंटू 110, 5 इंटू 120, तो ये हो गया 230, 330 और 600। तो ये एक एक जीरो कट जाएगा, तो 23, 33 और 60। तो 23, 33, 60, तो दैट इज ए आंसर है जी। आंसर है जी ए। चलो जी, अब देखो इसमें ए इज टू बी, बी इज टू सी, सी इज टू डी दिया है, चारों का रेशो इकट्ठा बताना है। तो यार ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत हम क्या करते हैं, पहले तीनों के न्यूमरेटर गुणा करेंगे। तो 5 इंटू 6 इंटू 14, फिर पहले का डिनोमिनेटर ले लेंगे सिर्फ, और बाद के दो के न्यूमरेटर ही रखेंगे। तो 6 इंटू 14, फिर पहले दो के डिनोमिनेटर ले लेंगे, तो 3 इंटू 7, और तीसरे का न्यूमरेटर ही रखेंगे, और फिर तीनों के डिनोमिनेटर ले लेंगे, तो 3 इंटू 7 इंटू 9। अब देखो 3 सब में है और 7 सब में है, तो अगर मैं इसको 3 और 7 से काटूं, तो देखो जब यहां 3 से काटूंगा तो यहां 2 रह जाएगा, और 7 से काटूंगा तो यहां भी 2 रह जाएगा। जब यहां 3 से काटूंगा पूरा पूरा कट जाएगा, 7 से काटूंगा तो यहां 2 आ जाएगा, तो यानी कि यहां बच जाएगा 6 इंटू 2। फिर जब यहां 3 से काटूंगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, 7 पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा 14। जब यहां पे 3 और 7 से काटूंगा पूरा पूरा कट जाएगा, 9 बचेगा। तो ये बचा 20, 12, 14 और 9। 20, 12, 14 और 9, तो 20, 12, 14 और 9 कहां आ रहा है? डी पे। तो फोर्थ का आंसर बेटा मेरे बच्चों हो गया डी। चलो जी,
अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे 5 नंबर। 5 नंबर में क्या कह रहे हैं, कहा जी सैलरी ऑफ पी इज 25% लोअर देन क्यू। तो देखो क्यू की मैंने मान ली 100, तो कहा ये इससे 25% लोअर है तो ये 75 हो गई। फिर कहा है आर की 20% हाइयर है तो आर की 120 हो गई। अब आपको कह रहे रेशो बताओ आर और पी का, तो आर और पी के रेशो का मतलब 120 बाई 75, 15 से कट जाएगा 8:5। बी फिफ्थ का है जी बी। चलो जी फिफ्थ का आंसर आ गया जी बी। अच्छा जी, आपको कह रहे कैब बिल इज पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरीज एंड डिस्टेंस कवर्ड। चलो हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये फिक्स कॉस्ट है a और b वाली वेरिएबल है। अब कहा है बिल इज 8252 है 456 के लिए, तो पहले x को 456 और y को 8252 डालो, तो आपके पास एक इक्वेशन हो जाएगी a प्लस 456 भी 8252। फिर कहा जी यही 484 के लिए इतना हो जाता है, तो फिर मैं इसको 484 डालूंगा, तो 484 बी और ये वैल्यू मेरे पास हो गई 8728। अब बेटा जी ये दो इक्वेशन बनी, इनको सोल्व करके हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब माइनस करूंगा सेकंड में से फर्स्ट, तो 484 में से 456 गया, 484 माइनस 456 ये आ रहा है जी 28, और यहां पे 8728 में से माइनस किया 8252, ये आ रहा है 476। तो जी बी की वैल्यू आ गई 476/28, तो 476 डिवाइडेड बाई 28 किया तो ये आ रहा है 17। तो यानी कि पर किलोमीटर तो कॉस्ट है 17। अब अगर मैं इसको डाल के ए की निकाल लूं, तो देखो ए की वैल्यू आ जाएगी 8252 माइनस 17 इंटू 456। तो मैंने किया जी 17 इंटू 456 और ये किया प्लस माइनस और इसमें ऐड कर दिया प्लस 8252, ये आ रहा है जी 500 रुपए। अब आपसे कहा है कि 500 किलोमीटर की कॉस्ट क्या होगी, तो सिंपल सी बात है यार, 500 की कॉस्ट निकालने के लिए 500 इंटू 17 और प्लस में फिक्स तो 500 है ही, यानी कि 500 इंटू 18 हो जाएगा एक तरह से, तो 9000 आंसर आ जाएगा जी। डी आंसर है जी, 6 का आंसर है जी डी। चलो जी अब देखो आपको कह रहे कि x प्लस 4 इसका एक फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब है यार x प्लस 4 को 0 डालूंगा, यानी कि आप x की जगह पे बस -4 डाल दोगे, तो ये हो गया -64, ये हो जाएगा +64 माइनस a इंटू 16 प्लस 4 डालोगे तो 4b प्लस 24 बराबर 0। अगर फैक्टर है तो 0 आना चाहिए, तो आपके पास ये हो गया 4b माइनस 16a इक्वल टू में -24, -4 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 4a माइनस बी इक्वल टू 4 से डिवाइड कर दिया इक्वल टू में 6। और एक इक्वेशन बेटा आपको और दी हुई है, आपको कहा है क्या a प्लस बी 29 है, तो a प्लस बी 29 है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो 5a हो गया 35, यानी कि यार a की वैल्यू आ गई 7। ठीक है जी, अब a की 7 आ गई तो b की पूछी है, तो b की 22 हो जाएगी 22। b की वैल्यू कितनी हो गई जी 22, दैट मीन्स सी आंसर है जी। चलो जी अब हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो जी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, आपको कहा है कि x एंड y की प्रेजेंट एज इतनी है, तो मान लिया x की प्रेजेंट एज 6k है, y की प्रेजेंट एज 7k है। जीबीसी से नहीं हो सकता, सोल्व करना पड़ेगा। आपको कहा 14 ईयर्स एगो, तो 6k माइनस 14 7k माइनस 14, आपको बोला ये रेशो इनका था 4:5। ठीक है जी, द रेशो ऑफ द एज ऑफ द टू वाज 4:5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा हो गया 30k माइनस 70 और ये मेरा हो गया 28k माइनस 56। ठीक है जी, अब यहां से देखूंगा तो 2k इक्वल टू 14, 70 माइनस 46 तो k इक्वल टू 7। ठीक है जी, अब k की वैल्यू 7 आ गई। आपसे कहा 21 ईयर बाद क्या होगा, तो मतलब 6k
प्लस 21 और 7k प्लस 21। अब 6k का मतलब 7 इंटू 6 करेंगे तो 42 प्लस 21 हो जाएगा 63, k की वैल्यू डाल दी है बस, और 49 ये हो जाएगा 70, तो 7 से कट जाएगा तो 9:10, 9:10। तो जी 8 का आंसर हमारा क्या आ रहा है बेटा, 8 का आंसर आ रहा है हमारा बी, 9:10। ठीक है जी, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नाइन्थ। देखो जी नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट है इस वाली इक्वेशन के डबल है। तो देखो यार सिंपल सा एक काम करेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूंगा तो इसके रूट अल्फा प्लस बीटा मानूंगा तो -10, अल्फा बीटा मानूंगा तो 12, बी बाई ए और सी बाई ए से। अच्छा अब यहां पे क्या है, इसके रूट इसके डबल है, तो इसका मतलब अगर इस वाली इक्वेशन में मैं सम करूं तो यहां से सम अल्फा प्लस बीटा इसका डबल यानी कि -20, बट यहां के अकॉर्डिंग तो बनेगा -m/3। बेटा जी देखो m की वैल्यू 60 आ गई। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा यार, तो प्रोडक्ट की बात करूंगा तो दोनों डबल है, तो प्रोडक्ट हो जाएगा n/3, और प्रोडक्ट यहां पे 12 थी, तो दोनों डबल होने का मतलब क्या होगा 48, दोनों में 12 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 48। तो यहां से देखो तो n की वैल्यू 144। अब m प्लस n कितना हो जाएगा फिर 144 प्लस 60 यानी कि 204, 204। तो 204 बोले तो बी, दोनों का सम आ रहा है 204, बी आंसर है जी। ठीक है जी, अब देखो जी ये भी बढ़िया क्वेश्चन है 10वां भी, क्या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, अब देखो अगर मैं n को 8 डालता हूं और सोल्व करता हूं n इक्वल टू 8 पे, तो ये हो जाएगा 512 प्लस 7 इंटू 8 स्क्वायर यानी कि 64 इंटू 7, ये हो रहा है 448, और फिर -50 इंटू 8 करूंगा तो 400, और ये हो रहा है 336। अब देखो जी 512 प्लस 448 प्लस 512 -776, इस पे आ रहा है 512, एक मिनट, 8 का क्यूब है ना, 8 इंटू 1 2 512, और फिर आपके पास था 7n स्क्वायर, 7n स्क्वायर बोले तो 64 इंटू 7, 64 इंटू 7, हाँ जी 448 आ रहा है, और फिर यहां पे डालेंगे तो 50 इंटू 8 400 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया प्लस 512, फिर हो गया -400, फिर हो गया -336, ये आ रहा है 224। तो मतलब देखो ये पॉजिटिव तो है, ठीक है। अच्छा लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता कि यही आंसर है, क्योंकि इंटीजर का मतलब है नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर का मतलब है नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा अब अगर मैं 6 डाल के देखूंगा तो 6 पे ना नेगेटिव आ रहा होगा, आप डाल के देखो, 6 डालता हूं तो 6 का क्यूब 6 इंटू 1 2, ये आ रहा है 216, फिर यहां पे डालूंगा 7 इंटू 6 स्क्वायर यानी कि 36 इंटू 7 252, और फिर यहां पे डालूंगा -6 डाल रहा हूं तो 300 और -336, तो 216 -300 -336, ये आ रहा है माइनस का 168, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। अच्छा जब 7 डालूंगा 7 पे 0 आएगा बेटा, ये 7 पे 0 आएगा, तो इसका मतलब ना तो ये आंसर है ना ये आंसर है, क्योंकि उसने इंटीजर कहा है, तो इस हिसाब से तो मेरा ए हो जाना चाहिए, लेकिन ये ट्रू नहीं है, क्योंकि इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कि n इक्वल टू 7 इसका एक रूट है। अब देखो इंटीजर तो 7 से छोटा भी हो सकता है ना, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, क्योंकि उसने पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं कहा, उसने कहा इंटीजर, तो इंटीजर तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसका मतलब आपको अभी नन ऑफ दीज करना चाहिए, 8 नहीं। मैं इसको और थोड़ा सा इलोबरेट करता हूं, अगर n इक्वल टू 7 इसका एक रूट है तो मुझे क्या करना चाहिए, n क्यूब प्लस 7n स्क्वायर माइनस 50n माइनस 336, इसको मुझे डिवाइड करना चाहिए n माइनस 7 से, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, तो n क्यूब माइनस 7n स्क्वायर
तो 14n² माइनस 50n, अब चल जाएगा प्लस का 14n, (48n माइनस 336), अब चल जाएगा प्लस का 48, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यानी कि यार इसके ये 3 रूट होंगे, मतलब अगर मैं n को 7 डालूंगा तो 0 आएगा, n को 7 पे भी 0 आ रहा है, -8 पे भी 0 आ रहा है, -6 पे भी 0 आ रहा है। अब देखो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो मान लिया ये 0 है, ये 7 है, ये -6 है, और ये -8 है। तो देखो मैं ये कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि n = 8 पे पॉजिटिव आया तो वो मिनिमम ही हो, आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट वैल्यू, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच की वैल्यू भी डाल के देखता हूं ना -7, तो -7 पे भी पॉजिटिव आ रहा है। एक बार डाल के देखो, अगर मैं -7 डालता हूं इसमें, अगर मैं -7 डालता हूं इसमें, तो देखो कितना हो रहा है, ये हो रहा है -343, 7 का क्यूब -343। जब यहां पे -7 डालूंगा तो प्लस का 343, जब यहां पे डालूंगा -7 तो प्लस का 350, और जब ये तो 336 है। तो यार देखना ये तो कट गया और ये तो 14 आ गया, ये भी तो ग्रेटर देन 0 है, और ये 8 से कम है, ये 8 से कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा कभी कभी आईसीआई 1-2 क्वेश्चन एमटीपी में डालते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, है ना। तो इसका मतलब नन ऑफ दीज आंसर बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि 8 ने सेटिस्फाई कर दिया तो वही है, क्योंकि इंटीग्रल बोला है, उससे और भी छोटे नंबर हो सकते हैं। समझ में आई बात? यानी कि सॉल्यूशन जो मेरा बनेगा वो 7 के बाद वाला और -8 के लेफ्ट पे कहीं बनेगा, -8 के लेफ्ट पे और 7 से राइट, यानी कि इसमें कहीं भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, -8 और -6 के बीच में, सॉरी, -8 और -6 के बीच में, और 7 के राइट। चलो जी, आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, और आईसीएआई ने भी डी ही दिया है। चलो अब मैं 11 नंबर की बात करता हूं यार, थोड़ा 12 के नंबर के सामने सोल्व होगा, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा उसमें ज्यादा टाइम लग गया। 11 में क्या है, ये एक इक्वेशन है यार, देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, यहां से अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा। अब आपको कह रहे हैं ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट ये है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया। अब यहां से अगर मैं देखूं तो ऐसे मेरे 2 रूट बनेंगे, एक -4 और एक -3। तो मतलब अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करूंगा तो -7 का स्क्वायर, यानी कि 49। अच्छा, अगर मैं अल्फा माइनस बीटा करूंगा और उसका भी स्क्वायर, तो -4 + 3 का स्क्वायर, यानी कि 1 हो जाएगा। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, x² इन दोनों का सम हो जाएगा 50, और इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी 49। दोनों को जोड़ना है इनको और इनकी गुणा करनी है, उससे हमारी बनेगी इक्वेशन। तो x² - 50x + 49, तो C आंसर है जी। तो 11 का आंसर कौन सा हो गया बेटा, 11 का आंसर हो गया जी C, 11 का आंसर हो गया जी C। चलो जी, अब हम बात करते हैं जी 12 की। देखो जी 12 में क्या कह रहे हैं, 12 में कहा है कि ये 2 इक्वेशन है, अब का है इसका नो सॉल्यूशन है। तो बेसिकली नो सॉल्यूशन का a1/a2 b1/b2 = नोट c1/c2 होता है। तो अगर मैं यहां से देखूंगा तो k/3 = 2/1 = नोट 5/1। तो बस यहां से k की वैल्यू बन जाएगी k/3 = 2/1, k = 6, या फिर k = नोट 15। तो k = नोट 15 तो दिया नहीं है, लेकिन 6 दिया है, तो C आंसर हो जाएगा जी। क्या आंसर हो जाएगा जी, C। चलो जी 13th क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस 5 यूनिट वर्क करते हैं, फ्रेशर 3 यूनिट वर्क करते हैं,
और एटलीस्ट 30 यूनिट बनाना है, तो 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा जी बी, 13 का आंसर हो जाएगा जी बी। अच्छा जी, चलो जी। 14 में क्या कह रहे हैं? 14 में क्या है? सम ऑफ द मनी डबल इन 10 ईयर, द नंबर ऑफ ईयर इट वुड बी ट्रिबल। तो क्या करना है? T2 बाई T1 x2 माइनस 1 x1 माइनस 1। T2 का मतलब बताना है, ये शॉर्टकट होता है। T1 का मतलब 10 साल में हुआ है, x2 का मतलब ट्रिबल और x1 का मतलब डबल। तो यहां से देखूंगा तो T2 इक्वल टू 20, तो यानी कि इसका आंसर हो गया जी सी, 14 का आंसर सी जी। ठीक है जी, चलो जी। अच्छा, 15 में कह रहे हैं अरुण ने एक वैक्यूम क्लीनर परचेज किया है, 1700 रुपए कैश डाउन दिए हैं और 480 की 5 ईएमआई दी है। तो 480 इंटू 5 करता हूं, 480 इंटू 5 करता हूं तो ये आ रहा है 2400 और प्लस 1700 और दिए है, यानी कि उसने टोटल 4100 रुपए दे दिए। ठीक है, बट आगे क्या कहा कि वो ऐसा भी कर सकता है कि 3900 रुपए कैश देके खरीद ले। तो देखो 1700 तो उसने यहां दिए ही थे, अगर 3900 कैश में देता है तो इसका मतलब एक तरह से 1700 तो दिए ही हुए थे, 2200 और देगा। तो इसका मतलब अब ये 2200 रुपए का उसके ऊपर लोन हो गया। और जो 3900 में और 200 में डिफरेंस है, 4100 में 200 रुपए का, वो सिंपल इंटरेस्ट है जी। 200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है किस पे? 2200 रुपए पे। कितने महीने में? 5 महीने में, बाई 5 ईएमआई। तो मतलब यार सिंपल सी बात है, आप करोगे 200 रुपए इंटरेस्ट है, 2200 रुपए प्रिंसिपल है, रेट पता नहीं है, टाइम 5 महीने है, तो महीने है तो 5 बाई 12 करेंगे। अब यहां से बस आपको सोल्व करना है, ये 2 जीरो कट गई तो रेट हो जाएगा 2400 अपॉन 110। तो मैंने किया जी 2400 डिवाइडेड बाई 110, तो लगभग 21.8 आ रहा है, तो यानी कि अप्रोक्सीमेट 22%। तो 15 का आंसर हो गया जी सी, 15 का आंसर हो गया जी सी। ठीक है जी, चलो जी। अब हम बात करते हैं बेटा 16 की। कहा जी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, 5 साल की 2000 रुपए की एन्युटी है ईच, 8% पर एनम का रेट है, अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी बतानी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए 5 ईयर एन्युटी 2000 है, कैपिटल आर पता नहीं है, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन बाई आई। दैट इज, जब आपने करना क्या है यार, सिंपल सा एक काम करोगे, आई की जगह पे 0.08 है। अब देखो मैं कैलकुलेटर पे बताता हूं क्या करना है। आपने सबसे पहले करना है 1.08 डिवाइड करके 5 बार इक्वल, फिर जीटी, फिर इसके बाद डिवाइड करके इक्वल, गुणा में 2000 इक्वल। ठीक है जी, करो जी एक बार, 1.08 डिवाइड करके 1 2 3 4 5 जीटी, फिर मैंने किया जी डिवाइड करके इक्वल और गुणा में 2000, ये आ रहा है 500.91। तो 500.91 का मतलब ए, तो 16 का आंसर बेटा हमारा ए है। चलो जी, अब आगे चलते हैं जी, हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 17 नंबर क्वेश्चन में मुझे इन्होंने एक बात बोली है, Abdul has taken a loan from Bahadur 7% per annum. Loan has to be repaid in 3 equal yearly payment of 10,000 each. Amount of loan, तो amount of loan का मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो फिर से ये करेंगे 10,000 1 माइनस 1.07 की पावर माइनस 3 अपॉन में 0.07। अब करने का तरीका क्या है? 1.07 डिवाइड करके 3 बार इक्वल, फिर प्रेस जीटी, फिर गुणा में 10,000 इक्वल। करो जी, मैंने किया जी 1.07 डिवाइड करके 1 2 3 जीटी, फिर गुणा में 10,000 इक्वल, ये आ रहा है जी 26,243 रुपए समथिंग। तो 26,243.16 आ रहा है, यानी कि आंसर हो गया सी। तो 17 का आंसर हो गया जी सी। चलो जी, अब जरा एक 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी नया क्वेश्चन है बिल्कुल, ऐसा क्वेश्चन आईसीआई ने सिलेबस में तो नहीं मेंशन किया है बट क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। ए ने लोन लिया बी से।
आपको कहा लोन इज टू बी रिपेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 ईच, 2000 रुपए की हर एक इंस्टॉलमेंट देनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड 3 ईयर फ्रॉम टुडे, पहली इंस्टॉलमेंट 3 साल बाद देनी है। अब कहा द लास्ट वन इज टू बी पेड 8 ईयर हैंस फ्रॉम टुडे, और लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट 8 साल बाद देनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार मैं ये मान के चलूं अगर कि हर एक इंस्टॉलमेंट मुझे 1 साल बाद देनी है, तो पहली इंस्टॉलमेंट उसने 3 साल के बाद दी, देनी चाहिए थी 1 साल बाद, दी 3 साल के बाद, इसका मतलब 2 साल का उसको ग्रेस मिल गया। अब जब ग्रेस पीरियड आता है तो उसको हम कहते हैं डेफर्ड एन्युटी। तो ये डेफर्ड एन्युटी का क्वेश्चन है, और डेफर्ड एन्युटी बेसिकली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। बट चलो इसको हम किस तरीके से करेंगे, एक बार पहले आप देखोगे, यार देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यार कहा 3 ईयर फ्रॉम टुडे, तो 3 ईयर फ्रॉम टुडे का मतलब यहां ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, और लास्ट दिया उसने यहां। तो अब अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 साल हो रहे हैं यार। तो सबसे पहले आपका रेट है 8%। तो यार पहले तुम क्या करोगे, पहले तुम देखोगे 8% के हिसाब से यहां के आगे 6 साल में उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई, यहां के आगे 6 साल में प्रेजेंट वैल्यू देखोगे, और रेट वही लेना है, तो क्या बनेगा 2001 माइनस 1.08 की पावर -6 अपॉन में 0.08। अब मैं अगर इसको करूंगा तो क्या तरीका है, 1.08 डिवाइड करके 6 बार इक्वल, फिर प्रेस जीटी, फिर इनटू में 2000 इक्वल। पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू क्यों लगा रहा हूं यार, लोन निकालना है, लोन में हमेशा प्रेजेंट वैल्यू लगती है। तो मैंने किया 1.08 डिवाइड करके 1 2 3 4 5 6, फिर मैंने किया जीटी, फिर मैंने किया गुणा में 2000 इक्वल, ये आ रहा है 9245 रुपए 75 पैसे, 9245 रुपए 75 पैसे। बट बेटा देखो ये अगर देखा जाए तो लगभग ये आंसर हो रहा है, लेकिन दैट इज नॉट द केस। अभी आपको पूछा है आज क्या है, तो आज के लिए मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये पता लग गया कि ये जो 9275 है ये मेरी फ्यूचर वैल्यू है, प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, रेट 8% है, और टाइम 2 साल है, यहां पे निकालूंगा, क्योंकि ड्यू तो वो यही थी ना, ड्यू तो वो 2 साल पे ही थी ना, आपको तो ड्यू तो वो 1 साल पे थी, ड्यू तो वो यहां थी, आपने दी यहां, तो इसका मतलब यहां पे गैप हो गया कितना, 2 साल का। तो अब मुझे पीछे इसके प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है फिर से, और उस केस में मैं इसको फ्यूचर वैल्यू ले लूंगा। तो बस सिंपल सी बात है यार, पी हो जाएगा 9275 1.08 की पावर -2। अब अगर मैं इसको करता हूं तो कैसे करेंगे, 1.08 डिवाइड करके 1 2 गुणा में 9245.75, 45 है बेटा, 9245 है। तो अगर मैं इसको करता हूं 1.08 डिवाइड करके 1 2 और गुणा में करता हूं 9245.75 इक्वल, तो ये आ रहा है 7926 रुपए 0.40, 7926.40। तो आपका आंसर बनेगा बी। तो 18 का आंसर क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 18 का आंसर हो रहा है जी बी, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन दोबारा कर ले, सुनो, 18 का बी अगर मैं 3 साल पे निकालता, 1.08 डिवाइड करके 1 2 3 और इनटू में करता 9000, 1.08 डिवाइड करके 1 2 3 इनटू में करता 9245 रुपये 75 पैसे। नहीं ठीक है,
बी आंसर होगा जी। शायद उसमें आपको, मुझे मालूम नहीं है क्या दिया है, बट आंसर आपका बी हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आई होगी बात। थोड़ा नया क्वेश्चन है। आओ जी, अब अगर 19 की बात करते हैं, आपको कहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% पर एनम है, और ये यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है थाउजेंड्स में। अब आपको बताना है इसकी एनपीवी क्या है। तो यार देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक टेबल बनाऊंगा। यहां पे ईयर, चलो यहां पे बना लेते हैं। तो ईयर में 0 1 2 3, यहां पे इसका मेरे पास कैश फ्लो होगा। तो कैश फ्लो शुरुआत में 1 लाख रुपये, ये तो नेगेटिव का होगा, आज है। फिर मुझे कहा ये 60,000, थाउजेंड में है ना बेटा, इसलिए ले रहा हूं। यहां पे ये 40,000, यहां पे ये 50,000। अच्छा, फिर मैं निकालूंगा पीवीआईएफ या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब देखो, इसकी तो 1 रुपया ही होगी, लेकिन आगे मैं अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां पे तो माइनस का 1 लाख हो जाएगा। चलो डिस्काउंटेड निकाल देता हूं, साथ साथ डिस्काउंटेड निकाल देता हूं, तो ये हो गया माइनस का 1 लाख। ठीक है, अब देखो पीवीआईएफ फैक्टर दिए नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले करना पड़ेगा 1.12 डिवाइड करके एक बार इक्वल गुणा में 60,000 इक्वल 1.12 डिवाइड करके इसको करते हैं 1.12 डिवाइड करके एक बार इक्वल गुणा में 60,000 इक्वल, ये आ रहा है 53,571 रुपए। फिर मैं यहां पे करूंगा तो आप क्या करोगे, 1.12 डिवाइड करके दो बार इक्वल गुणा में 40,000 इक्वल। चलो जी, मैं ये करता हूं 1.12 डिवाइड करके 1 2 गुणा में 40,000 इक्वल, ये आ रहा है 31,877 रुपए 75 पैसे। फिर बेटा यहां पे 3 साल के हिसाब से करूंगा, 1.12 डिवाइड करके 3 बार इक्वल गुणा में 50,000 इक्वल, गुणा में 50,000 इक्वल 1.12 डिवाइड करके 1 2 3 गुणा में 50,000 इक्वल, ये आ रहा है 35,589 समथिंग। अच्छा, अब मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या चाहिए, इन सब का टोटल। तो यहीं पे अगर मैं जीटी कर दूं तो इन तीनों का आ जाएगा, मैंने जीटी कर दिया। ठीक है, तो लगभग ये आ रहा है 1,21,048, और उसमें से 1 लाख माइनस कर देंगे तो 21,048 आंसर आ जाएगा। बेटा इन सबको जोड़ना है बस, 1,21,048 के आसपास आ रहा है, तो आपका डी आंसर हो गया जी। ठीक है जी। अच्छा चलो जी, अब यहां से आगे चलते हैं, 20 नंबर देखते हैं। आपको कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चर 5 ईयर का दिया हुआ है, और आपको कह रहा है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बताना है। तो यार देखो, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैसे निकलता है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करते हैं तो CAGR का तो फॉर्मूला है ना आपके पास। तो CAGR का फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं फाइनल वैल्यू, तो 157.35 डिवाइड में इनिशियल वैल्यू 90, और ये टाइम 6 में से 1 को माइनस कर देंगे, तो ये 1/5 हो जाएगा, -1 गुणा में 100। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना तुम्हें आता है। ठीक है, करते हैं जी। कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं, कैलकुलेटर के स्टेप क्या है, 157.35 कर रहा हूं डिवाइडेड बाय 90 कर रहा हूं, तो 1.7 समथिंग आ रहा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पहला स्टेप 1 जो भी आया, इसके बाद में अंडर रूट प्रेस करेंगे 12 बार। तो अंडर रूट प्रेस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, -1 कर दिया, डिवाइडेड बाई 5 कर दिया, फिर +1 करेंगे, +1 कर दिया, फिर इंटू इक्वल 12 बार करेंगे, इंटू इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, और जो आया उसमें से 1 माइनस करके 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में 1 माइनस गुणा में 100 इक्वल आपका रहा है 11.82।
तो 11.82 का मतलब है लगभग 12%। तो आपका आंसर हो गया जी ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी 21 पे। देखो जी, कहा जी पे सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो यार ट्रिपल हुआ है तो इसका मतलब अमाउंट 3p, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2p। अब p इंटू रेट पता नहीं है, टाइम 15 साल है, 2p, p से p कट गया तो रेट आ गया 200 बाई 15, रेट आ गया 200 बाई 15। तो मैंने किया 200 डिवाइडेड बाई 15, ये आ रहा है 13.33। तो लगभग आपका बी आंसर हो गया जी, 13.3%। चलो जी 22 में कह रहे जी व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। 25,000 स्टार्टिंग में है तो कुछ नहीं करना, 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 25,000 प्लस 3%, 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%, ये आ रही है 28,119। तो ए आंसर है जी। चलो जी 23 क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको कह रहे जी फ्यूचर वैल्यू बतानी है इस एन्युटी की, 1500 रुपए की। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला कैपिटल आर 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। तो कैपिटल आर तो 1500 है, इसकी भी वैल्यू दी हुई है 1.61051 माइनस 1 और अपॉन में 0.1। चलो जी इसको करते हैं तो 1500.61051 डिवाइडेड बाई 0.1, इसको करेंगे तो 1500 इंटू में 0.65, नहीं 1500 इंटू 0.61051 और डिवाइडेड बाई 0.1, ये आ रहा है जी 9,157 रुपए 65 पैसे, 9,157 रुपए 65 पैसे। दैट मीन्स बी, 23 का आंसर आ गया जी बी। चलो जी कह रहे जी इफेक्टिव रेट बताना है जिसका नॉमिनल रेट 7% कन्वर्टेड मंथली है। तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला 100 1 प्लस आर बाई 100 एम की पावर एम टी माइनस 1, और टी को तो हमेशा ही 1 लेते हैं, तो भैया ऊपर 12 हो जाएगा और 12 के फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू 3। तो सिंपल सा तरीका है यार, आप करोगे 7 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 इंटू करके पहले 3 बार इक्वल, फिर इंटू करके 2 बार इक्वल, फिर -1 गुणा में 100 इक्वल। करो जी, मैंने किया जी 7 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 इंटू करके 1 2 3, 3 बार इक्वल किया इस 4 के लिए, फिर इंटू करके 2, फिर -1 गुणा में 100 इक्वल, ये आ रहा है 7.229। तो बी आंसर हो गया जी, 24 का आंसर है जी हमारा बी। ठीक है जी 25 की बात करते हैं बेटा। 25 में कहा हाउ मच विल बी 25,000 इन 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इतना है, कुछ नहीं करना, 25,000 अभी पीछे क्वेश्चन किया था, प्लस 4% प्लस 5%। बेटा ये आपने कैलकुलेटर पे करना है, 25,000 प्लस 4% प्लस 5%, 27,300, 27,300, 27,300 बोले तो ए आंसर है जी। ठीक है जी 25 का आंसर हमारा हो गया जी ए। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। कहा जी ये बॉक्स कंटेन 3 पिंक कैप, 2 पर्पल कैप, 4 ऑरेंज कैप। अच्छा, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज सो दैट कैप ऑफ द सेम कलर कम टुगेदर। और ये भी कहा है कि सेम कलर की जो कैप है वो एक जैसी नहीं है। तो यार कुछ नहीं करना, पहले 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, और फिर आपस में ये तीनों भी अरेंज हो सकती है। जहां पे ये तीनों रखी है वहां पे इन दोनों को रख दो, तो इनटू में 3 फैक्टोरियल और आएगा, तो 6 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 6, तो जी कितना आ गया 12 इंटू 6 यानी कि 72 इंटू 24। तो मैंने किया जी 72 इंटू 24 1728, यानी कि आंसर है जी बी 1728। चलो जी अब देखो जी 27 की बात करते हैं। आपको कह रहे 15C3 प्लस 15C13। यार एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, NCR NCN माइनस R के बराबर होता है। तो बेटा जी मैं इसको लिख सकता हूं 15C2,
यहां पे फॉर्मूला लगा दिया ये, और फिर एक फॉर्मूला और था NCR माइनस वन N+1 CR होता है, यानी कि N की जगह पे सेम है और R की जगह पे 1 का गैप है, तो हम N को 1 बढ़ा सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा 16 और बड़े वाले को R की जगह पे लेते हैं तो 16C3, तो 16C3 बोले तो A। ठीक है जी, चलो जी। अब का है जी देयर आर 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन येस और नो। 12 क्वेश्चन है, हर एक को येस और नो में ही देना है, तो इसका मतलब 2 को 12 बार गुणा करूंगा, क्योंकि हर एक की ऑप्शन 2 ही होगी, हर एक क्वेश्चन की 2 ही होगी, तो 2 की पावर 12, तो ये आ जाएगा 4096। तो 28 का आंसर हो गया जी सी। जब आप इसको सोल्व करोगे 12 को, आगे क्या कह रहे हैं, का इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइजेज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट। तो बेटा देखो, अगर ये 3 प्राइज होता तब आंसर आता पहले 3 में से कोई एक, फिर 2 में से कोई एक, फिर 1 में से कोई एक, तब तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 आता, लेकिन 6 तो यहां कहीं है ही नहीं। इसमें करेक्शन है, यहां पे 3 प्राइज के बजाय 5 होना चाहिए। तो अगर मैं, क्योंकि उन्होंने आंसर सी दिया है, तो 3 प्राइज के बजाय 5 लूंगा तो 5C1 4C1 3C1, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 60 हो जाएगा। तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे, या तो क्वेश्चन को ठीक करना पड़ेगा या आंसर को ठीक करना पड़ेगा, मैंने दोनों आपको बता दिए। तो क्वेश्चन में 3 के बजाय 5 हो जाएगा तो 60 आंसर आ जाएगा। चलो जी, अब हम बात करते हैं जी 30 नंबर क्वेश्चन की। आपको क्या कह रहे हैं 30 नंबर में, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इन एपी इज 18। यार देखो, एंड सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज 28, और का एपी में टोटल 13 टर्म है। तो भैया 13 टर्म है, तो इसका मतलब T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 और ये T13। तो देखो पहली 3, तो पहली 3 का मतलब A प्लस D A प्लस 2D, इनका समय 18, यानी कि 3A प्लस 3D, यानी कि यार A प्लस D बराबर 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको कह रहे हैं क्या, अब आपको कह रहे हैं कि लास्ट की 3, तो लास्ट की 3 बोले तो A प्लस 10D, क्योंकि 11 है, A प्लस 11D A प्लस 12D, इन सबका समय 28, तो ये हो गया 3A 10 और 11 21 और 12 33, 33D इक्वल टू 28, 3A प्लस 30D इक्वल टू 28, दिस इज सेकंड। अब आपको कह रहे हैं कि मिडिल की 3 टर्म, तो देखो यार ये पहली 5 छोड़ दो, ये लास्ट की 5 छोड़ दो, तो ये कौन सी बचेगी, 1 मिनट, मिडिल के 3 की बात कर रहे हैं, तो फिर ये T6 T7 T8, पहली 5 छोड़ दो, तो T6 प्लस T7 प्लस T8, तो T6 बोले तो A प्लस 5D, T7 बोले तो A प्लस 6D और T8 बोले तो A प्लस 7D। अगर यहां पे देखे तो 3A 5 और 6 11 और 7 18, तो इसका मतलब अब मुझे पहले A और D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहां से हो जाएगा 3 इंटू A प्लस 6D, 3 इंटू A प्लस 6D। अब देखो बेटा, इन इक्वेशन से मैं वैल्यू अगर निकालने लगूं, अब देखो अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं, तो ये हो जाएगा 3A प्लस 3D इक्वल टू 18, दिस इज थर्ड, दिस इज सेकंड, दिस इज फोर्थ। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब अगर मैं ये माइनस कर दूं सेकंड में से थर्ड, तो ये आ जाएगा 30D इक्वल टू 10, तो D की वैल्यू आ गई 1/3। अब अगर D की 1/3 आ गई, तो A की क्या आ जाएगी जी, 6 माइनस 1/3, 6 18, यानी कि 17/3। ठीक है, यहां डाल दिया मैंने, D की अगर 1/3 है तो A की 6 माइनस 1/3 17/3। अब अगर मैं यहां डालता हूं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 17/3 प्लस 6/3, तो इसका मतलब 3 इंटू 21, 17 और 6 23, 3 कट गया तो 23 आंसर आ गया जी। कितना आंसर आ गया जी, 23। तो ए आंसर है जी 30 का। चलो जी, अब आगे चलते हैं और मैं बात करता हूं 31 की। 31 में क्या कह रहे हैं, रेस ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड क्यूब। ये आसान सा क्वेश्चन है,
पहले n नेचुरल नंबर का सम nn प्लस 1/2, उनके क्यूब का nn प्लस 1/2 का 31, पहले nn प्लस 1/2, फिर उनके क्यूब का क्या होता है nn प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यार ये हो जाएगा 1/nn प्लस 1/2, यानी कि 2n/n प्लस 1। तो इसका मतलब जी सी आंसर है जी। ठीक है जी। चलो जी, अब हम बात करते हैं जी 32 की। 32 में क्या कह रहे हैं, सम दिया हुआ है 2n²। यार इसमें तुम कुछ मत करो, पहले s1 निकालो फिर s2 निकालो। तो s1 निकालूंगा तो 2, s2 निकालूंगा तो 8 जब n को 2 डालूंगा, फिर s3 निकालूंगा तो n को 3 डालूंगा, तो ये हो जाएगा 18। अब आपकी टर्म जो बनेगी वो बनेगी s1 s2 माइनस s1 s3 माइनस s2। तो s1 कितना हुआ 2, s2 माइनस s1 हुआ 6 और ये हुआ 10। अब देखो फर्स्ट टर्म 2 हो गई, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया, एपी बन रही है ना। अब आपको क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं इसकी फिफ्थ टर्म बताओ। तो यार फिफ्थ टर्म का मतलब, फिफ्थ टर्म का मतलब a प्लस 4d। तो a 2 है और 4d का मतलब 16, इसका मतलब 18 जी। तो दैट मीन्स आपका आंसर है जी सी। तो 32 का आंसर क्या हो गया बेटा, 32 का आंसर हो गया सी। 32 का आंसर हो गया जी सी। चलो जी, अब यहां से आगे चलते हैं और हम बात करते हैं 33 की। 33 में क्या कह रहे हैं कि आर्टिकल वर्ड है, अब क्या है कि वोवल एक साथ आए। तो इसका मतलब 3 और 4 7 तो है ही, ये 7 टर्म है। अब इसमें 3 वोवल है, अब क्या है ये वोवल इवन प्लेस पे आए। तो 3 वोवल है जी और 3 ही इवन प्लेस है, तो उसके लिए हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब आगे जो 4 ओड प्लेस बचे उस पे कौन आएगा, उस पे आएगा जी आपका कॉन्सोनेंट, तो 4 फैक्टोरियल। तो दैट मीन 6 इंटू 24 144 आंसर है जी। तो 33 का बी। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं जी 34 की तरफ। आपको कह रहे कि जेड तो यूनिवर्सल सेट है, एन ए 300 है, एन बी 400 है, इंटरसेक्शन इतना है, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है एन जेड माइनस एन ए यूनियन बी। तो एन जेड हो जाएगा एन ए, इधर ले जाएंगे इसको, प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डाल दो जी वैल्यू। एन ए कितना है, एन ए है जी मेरे पास 300, एन बी है जी मेरे पास 400 और ए इंटरसेक्शन बी है 200 और कॉम्प्लीमेंट है 400। तो 400 तो कट ही गया, नहीं कहीं कुछ गलती हुई है, कहीं कुछ गलती हुई है, दोबारा देखो। एन ए एन जेड हुआ, एन जेड में से यूनियन माइनस होगा और ये एन जेड हो जाएगा प्लस का एन ए यूनियन बी, प्लस का एन ए यूनियन बी, हाँ प्लस ही किया है। तो एन ए 300 है, एन बी 400 है, एन ए इंटरसेक्शन बी ये है, हाँ नहीं ठीक है, 400 400 800 300 900 आंसर हो गया। तो 900 हो गया, तो इसका मतलब ए 34 का ए, 34 का ए। ठीक है जी, 34 का आंसर है जी ए। अभी बात करते हैं जी 35 की। 35 में क्या कह रहे हैं, देखो जी 35 में कहा है इन ए ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी 60 इंग्लिश एंड 40 बोथ। तो कुछ नहीं करना, 80 प्लस 60 ये तो सिंपल है, तो 100 आंसर हो जाएगा जी। क्योंकि आप जानते हो एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इस फॉर्मूले में डालना है बस। एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, जीओ एफ 3 का है। तो देखो यार जीओ एफ 3 का मतलब है जी एफ 3, तो बेटा जी को ऐसे ही रखेंगे, पहले f3 को सोल्व करेंगे तो यहां डालेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि g8। अब बेटा g की डेफिनेशन में डाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 3, तो 16 प्लस 3 हो गया 19, दैट इज डी आंसर है जी। चलो जी,
अब हम बात करते हैं जी 37 की। अच्छा क्वेश्चन है बहुत, पहले एग्जाम में पहले भी आया हुआ है ये। तो देखो इसको थोड़ा सा मुझे सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इसको लिख दूं 2 क्यूब की पावर एक्स, इसको मैं लिख दूं 3 स्क्वायर की पावर एक्स, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं, तो देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब 8, ये 9 और ये 5, सभी की पावर एक्स है, तो मैंने इकट्ठी एक बार लिख दी। ठीक है, तो यानी कि एक तरह से ये मेरे पास हो गया 360 की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो देखो यार ये हो जाएगा 360 की पावर एक्स अपॉन में log 360। अब इन्होंने 360 को फिर से वही लिख दिया है जो शुरुआत में था, 2 की पावर 3x, 3 की पावर 2x, 5 की पावर x अपॉन में log 360 प्लस c। इसका मतलब मेरा आंसर हो रहा है जी बी। कौन सा आंसर हो रहा है जी? बी। चलो जी, अब देखो जी 38 की बात कर लेते हैं। 38 में का मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, तो देखो यार इसमें ना पहले हम कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट होगा मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस के, यानी कि 8x प्लस 3x स्क्वायर प्लस के। अब का फिक्स कॉस्ट जीरो है, तो फिक्स कॉस्ट जीरो का मतलब जब x की जीरो है तो कॉस्ट जीरो है, तो यहां से मेरी k की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो कॉस्ट फंक्शन मेरा बन गया। अब मुझे कहा है मार्जिनल रेवेन्यू, तो अगर मुझे रेवेन्यू चाहिए तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो ये मेरा आ गया 30x प्लस k1। यहां भी आप कहोगे जब x की वैल्यू जीरो तो रेवेन्यू भी जीरो, तो बेटा जी k1 की वैल्यू भी मेरी जीरो आ जाएगी। अब सिंपल सी बात है यार, प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब रेवेन्यू है 30x और कॉस्ट है 8x माइनस 3x स्क्वायर, k की वैल्यू तो जीरो आई गई थी, तो अगर मैं ये करता हूं तो 22x माइनस 3x स्क्वायर, बी आंसर है जी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो बेटा 39 में भी थोड़ी सी करेक्शन है, वो करेक्शन मैं आपको करा देता हूं एक बार। 39 में क्या करेक्शन है? 39 में सिर्फ dx लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन होना चाहिए ये 0 से 1 2x माइनस 4 dx, तो यार बस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2। अब 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 0 माइनस का 3, दैट मीन्स इसका आंसर है जी बी। इसका आंसर क्या हो गया जी? बी। अब हम बात करते हैं जी 40 की। लास्ट क्वेश्चन पे आगे, आज सिर्फ मैथ्स वाला पार्ट करेंगे। आपको कह रहे हैं 40 नंबर में क्या कहा है जी? कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है ये, तो देखो आपको कहा है कॉस्ट फंक्शन ये है और डिमांड ये है, तो यार रेवेन्यू हो जाएगा p इंटू एक्स, तो मतलब ये हो जाएगा 450x माइनस 3x स्क्वायर। अब आपको कह रहे प्रॉफिट कहां मैक्सिमम होगा, तो प्रॉफिट निकालूंगा तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब इसमें से माइनस करना है, तो 450x माइनस 10 माइनस 50x प्लस 30x स्क्वायर। चलो जी एक मिनट, यहां पे 30 था यहां भी, तो ये भी 30 होगा, तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 है, तो आपका ये 30x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यार प्रॉफिट फंक्शन मेरे पास बचा माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 400x माइनस 10। अब कुछ नहीं करना, सिंपल p डैश x करूंगा, फिर एक बार और करूंगा, तो देखो प्रॉफिट मैक्सिमम हो गया। अब आपसे पूछ रहे थे कहां पे होगा मैक्सिमम, तो कहां पे होगा मैक्सिमम, तो p डैश x को जीरो डालोगे, तो p डैश x को जीरो डालूंगा तो x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर 20, तो यानी कि इसका डी आंसर हो गया जी। ठीक है जी, चलिए जी आज हमने मैथ्स वाला पार्ट कर दिया है जी। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, आगे मिलते हैं जी आपसे जल्द ही, बाकी भी अपलोड करेंगे। ओके जी, बाय।